दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा। मैं अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ दिन पहले इसी चैनल पर हमने बायोलॉजी से संबंधित पादपों की आकारिकी चैप्टर तक पूरा करवा दिया था। ये महेश बड़वाल सर की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 लाइनियर टू फैक्ट, जो कि वनडे एग्जाम से लेकर एग्जाम पीसीएस का या समीक्षा अधिकारी तक यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने ये लगभग आधा पार्ट करवा दिया था और आज इस न्यू क्लास में कम्प्लीटली बायो करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कंकाल तंत्र। क्या देखेंगे? कंकाल तंत्र को देखेंगे। और कंकाल तंत्र क्या है? स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका, 1 सेकेंड, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? क्या है? मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर होगा विकास के चौथे 5वें सप्ताह में। ठीक है, मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे सप्ताह में, चौथे या 5वें सप्ताह में। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो आप सभी दोस्तों को मालूम होगा कि मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं, 29 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुक की रज्जु में। क्या है? कशेरुक रज्जु में। ठीक है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मतलब वयस्क मानव मतलब एक नौजवान व्यक्ति, हम और आपो के उम्र लोग 206 अस्थियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। ठीक है, इस पॉइंट को नोट अच्छे से तैयार रखिए आप लोग। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंत वल्क है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंत वल्क है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना। ठीक है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना। नेक्स्ट है पॉइंट, बहुत अच्छे से इत्मीनान से सुनिए, बहुत तरीके से। यदि कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर मज़े आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। ये चैनल सिर्फ आपका ही है, आपके लिए ही ओपन किया गया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो कि हम टाइम पर अच्छी वीडियो दे दें। और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतनी लेट तक ये वीडियो लाते हैं। अब कंटिन्यू रहेगा, पूरा महेश बड़वाल सर की सीरीज कराई जाएगी इसी चैनल पर। मुझे आप सभी से क्षमा कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। बहुत मोस्ट है, आप याद रखिए। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है वो फीमर की होती है। क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर की होती है। नेक्स्ट है, कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्या है? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। क्या है? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिस्थापन कितना होता है? तो वयस्क मानव के शरीर में
जल का प्रतिस्थापक 65% होता है। कितना होता है दोस्त? तो 65% होता है। नेक्स्ट है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? जबड़ों की पेशियां। ओके। नेक्स्ट है परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन में कौन रक्षा करता है? तो उल्ब। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है मानव जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। ओके। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कंप्लीट वीडियो देखो, पूरा मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा है जो आपकी, वो आपकी है कोलम या स्प्लैंकिंग गुहा। ठीक है, स्प्लैंकिंग गुहा। नेक्स्ट है त्वचा पर चोट लगने के बाद, क्या है? त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला। ठीक है, त्वचा में चोट लगने के बाद इसका पुनर्वकलन जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला के द्वारा। नेक्स्ट है कंडरा किसको जोड़ती है? कंडरा टेंडन किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से। कंडरा किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से जोड़ती है। कंडरा किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। स्नायु किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। नेक्स्ट है स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? संयोजी ऊतक हैं। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो संयोजी ऊतक हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो संयोजी ऊतक हैं। स्थनियों की अस्थि या उपास्थि से क्यों भिन्न कैसी होती है? तो हैबर्सियन नलिकाओं के कारण। स्थनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसी होती है? तो हैबर्सियन नलिकाओं के कारण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन में का बना होता है? तो ओसीन। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसीन। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? नेक्स्ट क्या है? अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो लाल रुधिराणुओं की होती है। किसकी होती है? लाल रुधिराणुओं की। अब नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन त्वचा, वाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक हैं? तो क्रेटिन। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक? क्रेटिन। आप याद रखें, बहुत अच्छे से इत्मीनान से सुने क्लास को, और जो प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। नेक्स्ट है मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट करती है। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट करती हैं। ठीक है, मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट करती हैं। मैं 2 से 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी एकदम जहन में उतरती चली जाए चीज़ों को, है ना। नेक्स्ट अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतकों से होता है। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतकों से होता है।
शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो शिशुओं में 300 अस्थियां पाई जाती हैं। यही जब हम वयस्क हो जाते हैं तो हमें 206 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो सुन लेना, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में होती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की संधियां क्या है किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो अचल संधि। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो अचल संधि। नेक्स्ट है, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो अल्ना एवं ह्यूमरस। ओके, मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? अल्ना एवं ह्यूमरस। नेक्स्ट है, देखो ये लाइन जो है, मनुष्य की श्रोण मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम एवं ब्यूबिस उपस्थित होती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्र तंत्र, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्वतंत्र तंत्र। इसमें हम देखेंगे, क्या देखते हैं इसमें हम, श्वसन से बाहर निकाली श्वसन में बाहर निकाली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4% होती है। श्वसन में बाहर निकाली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4% होती है। नेक्स्ट है, अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा। क्या है? अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान, नेक्स्ट क्या है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से। ठीक है, शीत निद्रा के दौरान मेढक केवल त्वचा से ही श्वसन करता है। नेक्स्ट है, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति को श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है? तो लगभग 17% होती है। क्या है क्वेश्चन? श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 17%। मित्र, यह बायोलॉजी आपको SSC, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग या चाहे कोई अदर एग्जाम जैसे PCS या कहें तो समीक्षा अधिकारी में बहुत बहुत लाभदायक है। आप बहुत इत्मीनान से क्लास को देखिए, मेरी ऐसी ही मानना है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? लाल रक्त कणिकाएं, RBCs। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं। अब श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? तो लैक्टिक अम्ल। अब श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? तो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लॉटिस। भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा होता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा होता है। नेक्स्ट है, क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया।
ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु में। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु में। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? एटीपी अणु में। पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि, क्वेश्चन क्या है, पहाड़ों पर रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। पहाड़ पर वायु कब संघनित होती है? नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। क्या है पॉइंट? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पायरुविक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पायरुविक अम्ल। ठीक है, एक बार पॉइंट को फिर देखिए। पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पायरुविक अम्ल। आप एक कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे क्या इस तरीके से पढ़ाना आपको बहुत लाभदायक होगा, जो बार बार हम एक ही चीज़ 2-3 बार रिपीट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अवयवी श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अवयवी श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 बार। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 बार। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 बार। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो आंसर होगा O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट। फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पॉन्स में। नेक्स्ट है फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्लूरल कला। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्लूरल कला। नेक्स्ट है सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो वाई कार्बोनेट के रूप में। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो वाई कार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 ATP अणुओं का। क्या है? क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु में कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 ATP अणुओं का। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 ATP अणुओं का। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। नेक्स्ट है किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो लुई पास्चर ने। नेक्स्ट है फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी। फेफड़ों तक
अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त वायु अलिंद में, फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त वायु अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस सिरा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त वायु अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस सिरा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनांग श्वसन मापी से। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनांग श्वसन मापी से। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन कमी होना हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट है मित्र मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से तरीके से देखना, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय की धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो पाचन तंत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। एक बार फिर देखें, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो बसी अम्ल और ग्लिसरॉल। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो बसी अम्ल और ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है? तो सीक्रेटिन। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है? तो सीक्रेटिन। पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। ठीक है, पित्त। नेक्स्ट है, पित्त का निर्माण यकृत में होता है या वसा को बसी अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है? नेक्स्ट है, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत। नेक्स्ट है, आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। नेक्स्ट है, आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो क्रमांकुचन। आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन क्या कहलाता है? तो क्रमांकुचन। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है, आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंत में। आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा ना? एक कमेंट जरूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि थोड़ी हेल्प जब मिलती है तो थोड़ा मोटिवेटेड होकर और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने में मज़ा आता है। आपके लिए हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे लगातार, क्योंकि साथ में आपका और हमारा दोनों का भला होगा, है ना। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता वह है यकृत। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है यकृत। मानव शरीर का वह अंग। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत।
पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। नेक्स्ट है पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज। नेक्स्ट है कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ग्लूकोज, विटामिन ए। ठीक है। नेक्स्ट है मम्प्स, गलसुआ, पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन जलन होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, लैंगरहंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थिति होती हैं? तो लैंगरहंस की दीपिकाएं अग्नाशय में उपस्थिति होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस अंग में से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्रावण होता है? तो अग्नाशय है। नेक्स्ट है जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? आमाशय में। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? तो आमाशय में। नेक्स्ट है यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। ओके, यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थिति कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हेपेरिन। यकृत में उपस्थिति कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हेपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? वृक्क पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत। नेक्स्ट, मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शरीर में छोटी आंत होती है तो अवशोषण के लिए। नेक्स्ट है मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो वृक्क। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो वृक्क। नेक्स्ट है इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता। नेक्स्ट है मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर धातु निकलता है। अब देखते हैं उत्सर्जन तंत्र देखेंगे तो हम उत्सर्जन तंत्र क्या है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। ओके। नेक्स्ट है एल्कोहल निराविषण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो यकृत है। एल्कोहल के निराविषण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? तो यकृत होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त अपोहन कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो रक्त अपोहन कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है। क्लियर। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया है। नेक्स्ट है मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है? तो एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। क्लियर। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट है एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 1.5 लीटर। नेक्स्ट है कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डाईयूरेटिक। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो डाईयूरेटिक। व्हील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क। व्हील्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क। नेक्स्ट है हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा।
नेक्स्ट है विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग, जंतु एक तरफ है मुख्य उत्सर्जी अंग। तो क्या है? मनुष्य वृक्क, अमीबा त्वचा व रिक्तिका, केचुआ उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली हरित ग्रंथियां, फीता कृमि फ्लैम कोशिकाएं, अर्थोपोडा मेलपीगी नलिकाएं, सीलेंट्रेटा त्वचा व मुख। वृक्क में पथरी यूरिका अम्ल कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनाती है। वृक्क में पथरी यूरिका अम्ल कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। नेक्स्ट है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रेटिन। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रेटिन। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरेमिया। वृक्कों के नाम। अब नेक्स्ट देखते हैं मित्र, बहुत अच्छे से देखते रहिए, बहुत ज़बरदस्त ये बुक्स है। इस बुक्स को पढ़ने से काफ़ी क्वेश्चन फंसते हैं, चाहे कोई एग्जाम हो आपका, वनडे पुलिस, एसएससी है ना, पीसीएस, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। नेक्स्ट है मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरेटेलिक उत्सर्जन। मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन। नेक्स्ट है यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट है वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम कहते हैं। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है तो इसे कहते हैं हीमोटोरिया। ठीक है। वह शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क। नेक्स्ट है केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक जंतु है। केचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक जंतु है, अमोनिया उत्सर्जक, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरियोटेलिक हो जाता है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग क्या है? दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों को ज़रूर बताएं इस चैनल के बारे में, ठीक है, और अच्छे से पढ़ें, मेरी यही कामना है। कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जी अंग है, तो एक तरफ उत्सर्जी अंग, एक तरफ उत्सर्जी पदार्थ। तो क्या है? वृक्क रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन। नेक्स्ट है फेफड़े। फेफड़े है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। फेफड़े क्या है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। यकृत क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। आंत क्या है? तो आंत कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। नेक्स्ट है जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है अमोनिया। और नेक्स्ट क्या है? गठिया रोग। गठिया रोग क्या है? गठिया रोग का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है। तो पेरिस्टालसिस। डायरियोसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है।
नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इसमें टॉप क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट है, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्सिव एक्शन, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। नेक्स्ट है प्रेरक कौशल। प्रेरक कौशल मस्तिष्क में के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग। नेक्स्ट है मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो रोम्बेनसिफिलॉन। नेक्स्ट है तंत्रिका के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक, इंटरस्टेरियल न्यूक्लियस। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक। ठीक है। नेक्स्ट है औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 kg। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 kg। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु। सेरेब्रल पॉल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी। नेक्स्ट है मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। मनुष्य शरीर में या मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क। नेक्स्ट है शरीर के अन्य अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो मस्तिष्क को। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओम हरिओम। नेक्स्ट पॉइंट देखो, भोजन ग्रहण के पश्चात आहारनाल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भोजन ग्रहण के पश्चात आहारनाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रवण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी। ओके। भोजन ग्रहण के पश्चात आहारनाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र। नेक्स्ट है कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? वुलिमिया से। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया क्वेश्चन ये वाला। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो वुलिमिया से। नेक्स्ट है जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? तो हाइपोथैलेमस में। जैविक घड़ी मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर के हाइपोथैलेमस अंग में स्थित है। नेक्स्ट है
एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो पीनियल ग्रंथि, हैवेन्यूला, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के रेशे में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? तो सोडियम की आवश्यकता है। मांसपेशियों के रेशे में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? तो सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3। सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिकाक्ष। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिकाक्ष। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ भाग लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष। नेक्स्ट है, तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन। तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन। नेक्स्ट है, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क में। इंपॉर्टेंट है ये, मस्तिष्क दे देगा और हम लोग लगा देंगे। सॉरी भैया। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। नेक्स्ट देखिए क्या है, चिकित्सा उपकरण और उपयोग किस तरीके से हैं? तो सीटी स्कैन शरीर में असामान्यता के लिए, ठीक है, क्या है? सीटी स्कैन किसके लिए है? शरीर में असामान्यता के लिए। नेक्स्ट है, सीटी स्कैन के बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये किसके लिए है? हृदय में विकार का पता लगाने में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ऑटो एनालाइजर का उपयोग होता है जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। नेक्स्ट है, पेसमेकर का उपयोग होता है हृदय गति नियंत्रित करने में। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम होता है। जान लीजिए, बादाम खाने से बहुत मजबूत होता है ना। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? सेरिब्रम। नेक्स्ट है, दो तंत्रिकाएं कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो स्नैप्स कहते हैं, ठीक है। फिर है, प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आते हैं, देखते हैं नंबर फर्स्ट। ओ भरियो मंगल भवन यमंगलिहारी, द्रवो शुद्ध शिरति अजर विहारी। ओम नमो नारायण। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ समूह। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? ओ समूह। ओ समूह जो है वो किसी को दे सकता है, सर्वदाता हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन मानव शरीर में पाए जाने वाला पदार्थ जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है, ठीक है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतया बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से 7.45 पीएच तक। आप सभी लोग जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके, जिसने पहली क्लास ये देखी है। बाकी हमने इसकी पहली क्लास और ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी महेश बड़वाल सर की ही बुक, और अदरवाइज हमने इंडियन ज्योग्राफी को अपने व्हाइट बोर्ड पर बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। कृपया आप जरूर देखें और कमेंट करके फीडबैक दें।
नेक्स्ट है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंड स्टीनर। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंड स्टीनर। नेक्स्ट है RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से। नेक्स्ट है AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसीलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। ठीक है, AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसीलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षा। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो प्लीहा में। लाल रक्त कणिकाएं किस शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो प्लीहा में। नेक्स्ट है मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? A अथवा O। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है भाई मित्र, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट के कारण। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर। दिल का दौरा पड़ने से पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। नेक्स्ट है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की को अंतिम या अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। नेक्स्ट है इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट है रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ग्लूकोज में रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं, ये देख लीजिए आप। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे जैविक प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्या पॉइंट पढ़ेंगे हम? जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम। नेक्स्ट है प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो हृदय धमनियां। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो हृदय धमनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं? तो अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 90 सेंटीमीटर, सॉरी 90%, सॉरी ठीक है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज का। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज का। नेक्स्ट रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिनिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? तो सोडियम की होती है। नेक्स्ट है एंजाइम एक प्रकार का है जैव उत्प्रेरक। ठीक है, जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट है एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट है रक्तदाब का नियंत्रण किस
ग्रंथ के द्वारा होता है तो अधिवृक्क ग्रंथ के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथ के द्वारा होता है तो अधिवृक्क ग्रंथ के द्वारा है। नेक्स्ट है, हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है तो फोलिक एसिड। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है तो फोलिक एसिड। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है, ग्रेट सेफिनस सिरा। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है तो ग्रेट सेफिनस सिरा। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है तो 12,000 प्रति सीसी। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है तो सर्पगंधा। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है तो सर्पगंधा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, प्लीहा। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, प्लीहा। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो स्फिग्नोमेनोमीटर। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्नोमेनोमीटर। अशुद्ध रक्त प्रवाह हृदय, महाधमनी, धमनियां, धमनिकाएं, कोशिकांग, अंग। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है तो 150 से 260 mg प्रति 100 ml। नेक्स्ट है, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है, क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी क्या है, ग्लाइकोन प्रोटीन। प्रतिरक्षी क्या है, ग्लाइकोन प्रोटीन। नेक्स्ट है, स्किल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है तो RBC। स्किल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है तो RBC। रक्त परिसंचरण से संबंधी अंग एवं उनके कार्य। हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रभावित करना, धमनियां रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना, सिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना, कोशिकाएं धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन। नेक्स्ट है, रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो उच्च रक्त दाब को कम करने में। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षी का उत्पादन करती हैं तो लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है तो लिम्फोसाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो रक्त में उपास्थ्य प्रमुख पदार्थ है तो रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ। नेक्स्ट है, एल्बुमिनी ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। नेक्स्ट है, ग्लोब्यूलिटिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। नेक्स्ट है, फाइब्रिनोजन रक्त का स्पंदन करता है। नेक्स्ट है, कणिकाविहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा तो A, B और AB। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 1.5 लाख से 4 लाख होनी चाहिए। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है तो 14.5 ग्राम। बहुत अच्छे तरीके से सुनते रहिए। ये देख लीजिए किस किस को क्या क्या दे सकते हैं। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह O तो O और असंभावित रक्त समूह AB और AB। ये असंभावित है। संभावित मतलब OA है, अगर है तो A संभावित होते हैं बच्चों में और B AB असंभावित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसे पूरा पढ़ लो, एक बार नज़र डाल लो इस पर। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है 120 दिन, 100 से 120 दिन। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा वृद्धि को क्या कहते हैं तो
हाइपरग्लाइसीमिया ग्लासीमिया, ठीक है। रक्त संबंधी समस्याएं, उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन, निम्न रक्तदाब, हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया, आघात से रक्तस्राव, अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। अब हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। क्या देखेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। इसमें देखेंगे दुग्ध निष्कासन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। नेक्स्ट है मां और शिशु के मध्य गले लगना एवं चूमना किस हार्मोन श्रावण को प्रेरित करती है? तो ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित करता है। नेक्स्ट है किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थिति होता है? तो थायरॉक्सिन। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थिति होता है? तो थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन किस अंग से प्रभावित होता है? तो अग्नाशय। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से प्रभावित होता है? तो अग्नाशय। नेक्स्ट है मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है? तो TSH है। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रीनेलिन। लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रीनेलिन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्टोसिन हार्मोन का। याद रखें, पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। नेक्स्ट है अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रेटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रेटिन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? तो पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो कार्यात्मक रोग। मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिकाएं तो क्या है देखते हैं। हार्मोन देखिए एक तरफ है, एक तरफ है शरीर में भूमिका क्या है। तो हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन, वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकना। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन है प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। मेलाटोनिन क्या है? यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। एड्रेनलिन हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। नेक्स्ट है शरीर को शुद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है एस्ट्रोजन, स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास। एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास। नेक्स्ट है स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को पूर्ण के अधिरोपण के लिए तैयार कर गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास। पुरुष द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक। रेनिन एल्डोस्टेरोन के स्रावी। अब देखते हैं नेक्स्ट एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है।
नेक्स्ट है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। ओम हरिओम। देखते हैं नेक्स्ट, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो डाययूरेसिस। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? तो एस्ट्रोजन। ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए हम लोगों को। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की? तो अग्नाशय। नेक्स्ट है, कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता? तो मेलानिन। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता? तो मेलानिन। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो थायराइड। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रंथि एक तरफ है, ग्लैंड या हार्मोन एक तरफ है। ठीक है। अग्नाशय ग्लूकेगोन, पीयूष थायराइड उद्दीपक हार्मोन। नेक्स्ट है, हृदयवृक्क कॉर्टिसोल, वृक्क विटामिन डी। मनुष्य में या मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रंग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो परावुट। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो परावुट। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और रबड़ की मात्रा आदि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? तो क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। अब देखते हैं मुख्य ग्रंथियां कौन कौन सी, ये देख लेते हैं। हार्डेरियन ग्रंथियां। हार्डेरियन ग्रंथियां हैं तो नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करना। नेक्स्ट है, यूट्रिकुलर ग्रंथियां, कॉकरोच एवं कीटों के मादा जनांगों की ग्रंथियां। आंत ग्रंथियां हैं, कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित। श्लेष्म ग्रंथियां हैं, मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। नेक्स्ट है, ब्रूनर्स ग्रंथियां, कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। काउक्चर ग्रंथियां, स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। नेक्स्ट है, वाइटेलाइन ग्रंथियां, ये रही वाइटेलाइन ग्रंथियां, यह प्लीटी हेल्मिनीथीस प्राणियों के जनांगों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, फीमोरेल ग्रंथियां, तो सरीसृप जंतुओं की जंघाई पर पाई जाती हैं। ठीक है, सरीसृप की। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां। स्वीमरेडन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती हैं। सेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। लैक्राइमल ग्रंथियां क्या होती हैं? ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। डीप ग्रंथियां क्या होती हैं? तो यह संयुक्त नालाकार ग्रसनियां ग्रंथियां जो म्यूकस स्रावित करती हैं। हाशिमोटो रोग में रक्त शरीर
स्वतः थायराइड ग्रंथियों को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। किसे कहते हैं? हशीमोटो रोग। नेक्स्ट है रोग एवं उपचार, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विषाणुओं के द्वारा है। सुनते जाना, इजी है, लगभग लगभग आप लोगों को तैयार होगा, लेकिन हम फिर भी इसको कंप्लीट कराएंगे। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण हैं? तो मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? तो रोटा वायरस। नेक्स्ट है बातोदमात हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंधबिंदु या पीतबिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? दृष्टिपटल में। अंधबिंदु या पीतबिंदु आंख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दृष्टिपटल में। नेक्स्ट है आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो दृष्टिपटल में। नेक्स्ट है सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? फेफड़ों से। दोस्त थोड़ा और लगेगा, एकदम मस्त मस्त समझ में आएगा, क्लियर है ना। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? तो प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग किस जीव कारण होता है? तो प्रोटोजोआ। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो सैल्मोनेला बेसिलियाई। नेक्स्ट है मम्स, रेबीज एवं हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। तो जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो कैडमियम। नेक्स्ट है फिनिलकीटोनुरिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो निम्न रक्तचाप से। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा। अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न रॉयल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है। नेक्स्ट है ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74। नेक्स्ट है यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही हो तो वृक्क को प्रभावित होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? पोलियो। साल्क टीके का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 में किया था। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो फफूंद से होती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम। ओके दोस्तों, यह क्लास सभी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, एक दूसरे को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आनंदित करके पूरी क्लास को देखें। नेक्स्ट है पॉइंट, पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेरी। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? तो मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन है? तो मच्छर। हानिकारक विकिरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम तथा आंख सबसे अधिक प्रभावित होती है। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो अस्थिरंध्रता के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो एडिज। क्लियर। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफजी वेटिंग ने। पेयजल नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा से फुफ्फुस प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क।
पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख। सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो रिनो विषाणु। सामान्य जुकाम किस वायरस से होता है? तो रिनोविक्स। नेक्स्ट है एस्नोमिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति की कमी से। अब देखते हैं नेक्स्ट, सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोग है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम। जीवाणु जनित रोग एक तरफ कारण। ठीक है। हैजा है विब्रियो कोलेरी। डिप्थीरिया है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। क्षय रोग है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कोढ़ है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनेस क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग है पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी वोर्डिटेला पर्टुसिस। न्यूमोनिया है डिप्लोकोकल न्यूमोनी। गोनेरिया है नेसेरिया गोनोरोहई। नेक्स्ट देखते इधर, एमिनोसैलिसिलिक एसिड प्रतिसूक्ष्मजीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग होता है। अविंदुक्ता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंखों की। अविंदुक्ता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंखों। निंद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोलकृमि। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोलकृमि। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। एड्स किसकी संक्षिप्त रूप है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस STLV3 की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने। AIDS के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? जीरोबुडिन। जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना आवश्यक है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए। थैलीसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं। उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है, एड्स नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितना पेज बचा है अभी? ट्वेंटी 28 तक है ना। चलिए जल्दी से करें कंप्लीट इसे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी भाई। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा समझ में भी आना चाहिए आप लोगों के। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा। ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर। सिलिकोसिस क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित रोग। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक। सफेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। सफेद कीट किस फसल का रोग है? सरसों का। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो गन्ना। भिंडी में पीत वर्ण श्रा रोग किस कारण होता है? सफेद मक्खी से। खसरा रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है।
गामा गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से। गेहूं में जम होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? तो काला कीट और स्मट। नेक्स्ट है धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुद के द्वारा। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग का नाम है कॉक्सीडियोसिस, रक्तस्रावी अंतरशोथ खूनी पेचिश। बवेसियसिस तीव्र ज्वर, रक्त अल्पता। थीलेरियोसिस ये सारे रक्त आराम पर रोग देख लीजिएगा एक बार। अब देखते हैं सर विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो कौन से हैं? छोटी माता होती है बैरिसेला वायरस, खसरा होता है मोरबीली वायरस, पोलियो होती है पोलियो वायरस, रेबीज होती है रेबी वायरस, चेचक होती है बैरियोला वायरस, जननांग हर्पिस वायरस, एड्स होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा मिक्सोवायरस, इन्फ्लुएंजा गलसुआ मम्पस वायरस, जेनाइटल हर्पिस सिमलिक बेजिनेलिस, डेंगू वायरस, कोविड-19 कोरोना वायरस। नेक्स्ट है यकृत शोथ कैसा रोग है? तो विषाणु जनित रोग है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर को। नेक्स्ट है ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? तो नेत्र का। नेक्स्ट है पोलियोमाइलिटिस रोग किससे फैलता है? तो विषाणु से। नेक्स्ट है रक्त में RH क्या है? तो प्रतिजनन। कोविड वायरस एवं कोविड-19। कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानव में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं जो सामान्य जुकाम से लेकर गर्मर्स व सार्स के तक हो सकते हैं। बी कोशिका के बाहर के आक्रमणियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कोविड-19 के लक्षण। कोविड-19 लक्षण है जो सामान्यतः लक्षण है बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि। कम सामान्य लक्षण सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया, नेत्र श्लाघन आदि। उपचार क्या है? अब तक कोविड-19 के उपचार के लिए कोई औषधि अथवा टीका अंतिम रूप से नहीं बनाया गया। यद्यपि विश्व भर में अनेक टीके अंतिम चरण में हैं, इसलिए इससे बचाव करके तथा संक्रमण हो जाने की स्थिति में चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार देखभाल करने से संक्रमित व्यक्ति इससे ठीक हो जाता है। वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि कोविड-19 से संक्रमित 19% से अधिक व्यक्ति चिकित्सकों के निर्देशों का ठीक प्रकार से पालन करके संक्रमण मुक्त हो जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा उनकी आयु वर्ग कोरोना संक्रमण से लड़ने में विशेष भूमिका निभाते हैं। कोविड-19 से बचाव के उपाय: एक दूसरे से पर्याप्त दूरी लगभग 6 फीट रखना अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करना, घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना, किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना, इस संबंध में शरीर व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। अब नेक्स्ट है इधर जीवाणु जनित रोग, ये हमने देख ही लिया था, हाँ देख लिया था ये अभी आगे। टिक्का रोग किस में होता है? तो मूंगफली में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो रेबीज वायरस। फिर है नेक्स्ट खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है खसरा। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु। वृक्षों की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो कोर्टिकोलस।
खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण है? तो हरे शैवाल। नींबू का कैंसर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण कहता है? तो यकृत। नेक्स्ट है कालाजार का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी। नेक्स्ट है काली खांसी के से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र एवं उनके ऊतक। तो आनुवंशिकी के जनक जी.जे. मेंडल, सूक्ष्म जैविक के जनक लुई पाश्चर, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच। प्रोटोजोआ जनित रोग है कारक है प्रोटोजोआ। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अमीबिएसिस अमीबा श्रेमलेक्स। काला आजार लीशमैनिया पायरिया एंटमीबा जिनेविलिस। सोने की बीमारी ट्रिप्सोनेसोमा। फुफ्फुस सधुलिम्यता से कोयले खनन उद्योग कार्य समय को ग्रस्त होते हैं। अब देखते हैं कृत्रिम जनित रोग। कृत्रिम जनित रोग क्या है? फाइलेरियोसिस, बूचेरिया, ब्रैंकोफाइटिया, बुर्गिया तिमोरी। ये सब हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम आए हुए हैं। लेकिन ये जो है कवक जनित रोग ये इंपॉर्टेंट है। एथलीट फुट, ट्राइफोकाइटोन, माइक्रोपिसिन, खाज, एकेरस, स्केबीज, दाद, ट्राइकोफाइटोन, एपिड्रोवेंट। ये सब याद करने योग्य चीज़ें हैं, रटने योग्य हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में बहुत अच्छे से रट लें। ये स्क्रीनशॉट इतना ले लें। अब इससे नेक्स्ट वाला स्क्रीनशॉट ले लें एक, यहाँ से ये वाला स्क्रीनशॉट ले लें। जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। ये रटने योग्य चीजें हैं, रट लें। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विविध। विविध वाली चीजें वही है जो हमने अभी तक पढ़ा, पूरा इसमें मिसलेनियस रहेगा। ठीक है। तो आनुवंशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है। एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नीलहरित शैवाल का सहचारी है। नेक्स्ट है आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। नेक्स्ट है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? क्या है? सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया? तो मटर के पौधे पर। डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया। जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? तो क्रोमोसोम द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो थायराइड। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो थायराइड। नेक्स्ट है प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। नेक्स्ट है स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो स्वेद वाष्पन की क्रिया ऊष्मा शोषक क्रिया है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थिति वसी अल्कोहल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थिति वसी अल्कोहल। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? तो जीवाश्मों की। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? जीवाश्मों की। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हैदराबाद में। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? तो क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करता है। फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? तो कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से।
ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? तो आंख से। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। ठीक है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? आंध्र प्रदेश में। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, गुर्दे की पथरी के को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? तो लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट है, शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती। नेक्स्ट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान। फर्नहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशिया। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन। 2,4-D-तो-4 इतने शाकनाशी डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी। नेक्स्ट, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? तो उपपरजीविता। आंख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? तो पीला एवं हरा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। अब नेक्स्ट है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? तो रतनजोत जैट्रोपा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना एवं मक्का से। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? गन्ना एवं मक्का से। व्हाइट लैंगहॉर्न किसकी एक किस्म है? तो कुक्कुटों की। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुईत चींटी। नेक्स्ट है, भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, नेको नामक संस्था है किससे संबंधित? एड्स से। सुन रही ना आप लोग? थोड़ा बोर जरूर महसूस हो रहा है, बस 2 मिनट का अब है, खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसे रिवीजन करते रहिए। CDRI कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। CDRI कहाँ स्थित है मित्र? तो लखनऊ में है दोस्त। मित्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है दोस्त, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पादपों की वृद्धि दर नापने में। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो कोलकाता में। नेक्स्ट है, भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो हेरोइन नोस्कापीन किस पादप से निर्मित की जाती है? अफीम पोस्ता से। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से यंत्र उपयोगी होते हैं? तो मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते? नर्तन से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो नर्तन से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। नेक्स्ट है, पार्ली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। जिम्नोस्पर्म्स के अंतर्गत ऐसे पौधों का रखा जाता है जिनमें बीज आवरण रहित होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इधर देखते हैं, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कार्ल वॉन फ्रिक्स को। ये सब आगे पढ़ चुके हैं, मिसलेनियन देख रहे हैं। नेक्स्ट है, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो खरगोश से। नेक्स्ट है, गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का कारण है बाष्पोत्सर्जन। गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी का सक्रियता का कारण है बाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोड्स। शीतल पेयों में किस पदार्थ पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट, श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो पोस्ते में। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए
करता है तो वसा के संग्रह के लिए। जार्विक का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट जार्विक ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्क की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? उसके तने में निर्मित वलयों के लिए। नेक्स्ट है कार्बनिक पदार्थ में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज। नेक्स्ट है निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? तो अनिषेचन जनन। नेक्स्ट धान के पौधे उगाने की डैफाग विधि किस देश में विकसित हुई थी? फिलीपींस में। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कॉर्निया। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? जया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहा। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? नीम। नेक्स्ट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई है? इंटरफेरॉन। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटरनरी थर्मामीटर। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो भेड़े। केसर पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। बीटी वैगन क्या है? तो आनुवंशिक रूप से परिवर्तन। अब ये देख लें, ये सारे आविष्कारक हैं, ये विटामिन वगैरह हैं, जो भी हैं एक बार देख लें, नज़र डाल लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इस चीज़ को आप रिवीजन बार बार करें, हो जाएगा क्लियर। आप सभी मित्रों का एग्जाम विद ASM चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद हुआ। इस क्लास को आप अपने मित्र दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।